हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी की बोलियों से संबंधित लगभग 60 प्रश्नों को। ठीक है, 60 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके साथ ही इसमें उसका डेफिनेशन भी दिया गया है। ठीक है, तो जिन लोगों का इसका PDF लेना है वो लोग ग्रुप से जुड़ जाएँ, व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है, पुराने अभ्यर्थियों को तो पता ही है कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे तो नंबर क्या है, लेकिन जो लोग नए हैं वो लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न है वो है हिंदी की बोलियों से कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली, उपभाषा। उत्तर आपका हो जाएगा बोली, क्योंकि यह कह रहा है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं। उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, ध्यान रखिएगा। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती और मालवी। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बुंदेली। बुंदेली राजस्थान की बोली नहीं है, बाकी मारवाड़ी, मेवाती और मालवी राजस्थान की बोलियां हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत मालवी बोली आती है। बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड में बोली जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तुलसी, जायसी, विद्यापति और नंददास। उत्तर आपका हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, विद्यापति आदिकालीन कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, और इनकी एक रचना है विद्यापति पदावली। इनकी रचना है विद्यापति पदावली, जो कि मैथिल भाषा में लिखी गई है, मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसी कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें तुलसीदास जी की, ये भक्ति काल के कवि हैं और जायसी भक्ति काल के कवि हैं, नंददास भक्ति काल के कवि हैं। एक यही है विद्यापति इसमें जो आदिकाल के कवि हैं। इनके बारे में कुछ विशेष दिया गया है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि विद्यापति हैं। विद्यापति मिथिला निवासी थे। मैथिल कोकिल उपाधि से विभूषित विद्यापति ने पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने संस्कृत में शैव सर्वस्व सार, ध्यान रखिएगा ये पूछी जाती है रचना हमेशा, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा आदि अवहट्ट में रचित कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका तथा देश भाषा मैथिली में पदावली का गान किया। ठीक है, तो यहाँ से समझिए संस्कृत में उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा और पुरुष परीक्षा। ठीक, और जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है ये दोनों अवहट्ट भाषा में है और देश भाषा मैथिली में है पदावली। ठीक है, देश भाषा मैथिली में पदावली है। ये इनकी रचनाओं को देखकर भी पूछा जाता है कि ये किस भाषा में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न दिया है कि अंगिका किस राज्य की बोली है? बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। तो अंगिका किस राज्य की बोली है? बिहार की बोली है। ठीक है, बिहार की बोली है अंगिका। अंगिका बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है। अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। मगही मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। मगही, मैथिली और भोजपुरी ये तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, ग्वालियर की बोली है। ग्वालियर की बोली कौन सी है? बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। उत्तर आपका हो जाएगा बुंदेली। बुंदेली है ग्वालियर की बोली, बुंदेलखंड की, और ग्वालियर की बोली है बुंदेली। आगे पढ़ते हैं कि बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। बुंदेलखंड के अलावा कहाँ कहाँ? झांसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर जिले के पूर्वी क्षेत्रों में यह बोली जाती है। मध्य प्रदेश के दमोह, सागर, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों की भी बोली बुंदेली ही है। मध्य प्रदेश के दमोह में, सागर में, सिवनी में और नरसिंहपुर में यह बुंदेली बोली जाती है। छिंदवाड़ा और होशंगाबाद तक के कुछ हिस्सों में यह बोली जाती है। ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली आपस में एक दूसरे के से बहुत कुछ मिलती जुलती है। ठीक है, ये सौर सेनी अपभ्रंश में आती है, ब्रजभाषा कन्नौजी और बुंदेली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा और मालवी। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि बुंदेली जो है बुंदेलखंड के अलावा झांसी, जालौन और हमीरपुर में भी बोली जाती है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली और बांगरू। तो ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियां आती हैं। कौन कौन? ब्रजभाषा, कन्नौजी, ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी को, बांगरू को एक और नाम से जाना जाता है हरियाणवी, और कौरवी जिसको यहाँ लिखते हैं कौरवी, जिसको खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और एक होता है दक्षिणी। दक्षिणी, ठीक है, ये जो 6 बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। देख लिए 7 के बारे में यहाँ दिया गया है। आइए इसको पहले पढ़ते हैं, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हर एक जो ऑप्शन है उसके बारे में भी दिया गया होता है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली ब्रजभाषा है। ब्रज का पुराना अर्थ है पशुओं या गौओं का समूह, पशुओं या गौओं का समूह या चारागाह। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। ठीक है, इसका विकास सौर सेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है ब्रजभाषा। ठीक है, साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। आगे दिया है, हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही। सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, घनानंद, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। सूरदास, नंददास, रहीम और रसखान, यहाँ तक जो कवियों के नाम दिए गए हैं ये हैं भक्ति काल के कवि। ठीक है, ये भक्ति काल के कवि हैं। और ये जो बिहारी, देव, घनानंद और जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं ये हैं रीतिकाल के कवि। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है कि अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप में छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, कांकेर आदि में है। प्रश्न नंबर 8 है कि ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है?
धौलपुर, सरगुजा, ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, इसमें तो यही उत्तर मिल गया, सरगुजा नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं सी और डी भी। सी है मथुरा और आगरा। उत्तर आपका क्या हो गया? सरगुजा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। ब्रजभाषा है क्या है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो ब्रजभाषा किस में आता है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, खसखुरा या गुरखाली, ये पूछा गया प्रश्न है। खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमायूं की साहित्यिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। और यह दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। खसखुरा या गुरखाली है नेपाल की राजभाषा। ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, नेपाल की राज्य भाषा नेपाली को पर्वतिया, गुरखाली, खसखुरा, देख रहे हैं यहाँ पर, नेपाल की राजभाषा नेपाली को पर्वतिया, गुरखाली, खसखुरा आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। अभी आप खसखुरा और गुरखाली देखे हैं लेकिन पर्वतिया नहीं देखे हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली क्या मानी जाती है? अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। उत्तर आपका हो जाएगा अवधी। अवधी जो है उकार बहुला बोली में आती है और इकार बहुला भोजपुरी है। इकार बहुला भोजपुरी है। ठीक है, कृष्णदत्त वाजपेयी जी ने ब्रज का इतिहास में मथुरा जिले की जातियों की भाषागत विशेषताओं का अध्ययन किया है। आहिरों की भाषा उकार बहुला है। नाज काम रास को वे नाजू कामू रासू कहेंगे। नाज काम रासू को वे नाजू कामू रासू कहेंगे। कौन? आहिरों की भाषा। ठीक है, वाजपेयी जी ने इसे उकार बहुलता को भारत द्वारा निर्दिष्ट अभिरोक्ति अपभ्रंश से संबद्ध किया है। यह उकार बहुला अवधि की भी विशेषता है। प्रश्न नंबर 12 है, प्रश्न नंबर 12 दिया है कि ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरई ने गई को मिलाई हो। गंगा जमुना बीच रेती परतु है, कैसे के रचऊं बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी। उत्तर आपका हो जाएगा, यह गीत अवधी में लिखा गया है। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरई ने गई को मिलाए हो। गंगा जमुना बीच रेती परतु है, कैसे के रचऊं बियाह रे। ठीक है, आपको उत्तर हो जाएगा अवधी। प्रश्न नंबर 12 हो गया। 13 देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली। ध्रुपद गायन का संबंध जो है ब्रजभाषा से है। ठीक है, ब्रजभाषा से। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की। इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 है कि अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास नायक, बैजू और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ध्रुपद ही गाते थे। अगला पॉइंट है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुव रूप में परस्पर संबद्ध रहें, उन गीतों को ध्रुवा कहा गया है। ठीक है, यति, लय, गति ये सब किस में आते हैं? छंद में आते हैं। ये सब छंद में आते हैं। अगला पॉइंट है कि शास्त्रीय संगीत के पद, ख्याल, ध्रुपद आदि का जन्म ब्रज भूमि में होने के कारण
इन सब की भाषा ब्रज है। ध्रुपद का विषय समग्र रूप से ब्रज का रास ही है। तानसेन के नाम से संगीत सार और रागमाला, कृष्णलीला नामक ग्रंथ मिलते हैं। ये सब ग्रंथ किसके हैं? तानसेन के हैं। संगीत सार, रागमाला और कृष्णलीला तीनों। प्रश्न नंबर 14 है, सही युग्म चुनिए। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। तो यहाँ अभी हम ऊपर चर्चा किए हैं पश्चिमी हिंदी के बारे में। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियाँ आती हैं। वो कौन कौन आती हैं? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, और दक्षिणी और कौरवी। अब खड़ी बोली देखिए रहे हैं, ठीक है। बाकी सब जो ऑप्शन है सी डी बी सी डी ये सब गलत हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी युग्म सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत प्रमुख 5 बोलियां हैं जो इस प्रकार है, यहाँ 5 ही दिया गया है। खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और एक दक्षिणी भी आती है। कहीं कहीं पूछा जाता है तो इसको याद रखिएगा, दक्षिणी, ठीक है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही तथा मैथिली और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको ABC से हम लोग याद करते हैं, ABC से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली बोलियां आती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, खड़ी बोली व ब्रजभाषा। खड़ी बोली व ब्रजभाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अभी हम लोगों ने पढ़ा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, जिसका एक और नाम है कौरवी, और ब्रजभाषा आती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, याद रखिएगा। भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली। तो मगही, मैथिली और भोजपुरी ये तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अवधी नहीं आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? अभी हम लोग पढ़े हैं ऊपर, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और बघेली। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों पूर्वी हिंदी की बोली हैं, भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। उत्तर आपका हो जाएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो कि ABC के नाम से जाना जाता है, वो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? पहले नहीं को अंडरलाइन करिए, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। तो ब्रज भाषा भी आती है, कन्नौजी भी आती है, खड़ी बोली भी आती है, बघेली नहीं आती। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? बांगरू, बुंदेली, बघेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी में नहीं है। बांगरू यानी हरियाणवी, हरियाणवी, ठीक है, हरियाणवी। बुंदेली और कन्नौजी। बघेली नहीं आती, बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, ब्रजबोली, बुंदेली और कन्नौजी। तो बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है, बाकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी और डोंगरी। डोंगरी नहीं है, ठीक है। ब्रजभाषा, बांगरू और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है, डोंगरी नहीं है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, ब्रज और खड़ी बोली। छत्तीसगढ़ी नहीं है, ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 24 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? छत्तीसगढ़ी, कौरवी, बुंदेली, छत्तीसगढ़। दो दे दिया गया है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी नहीं आती है, लेकिन कौरवी और बुंदेली आती है, ये भी नहीं आती है, ठीक है। यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, छत्तीसगढ़ दिया है, ये भी नहीं होगा, ये दोनों हो जाएगा, बुंदेली और कौरवी, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? बहुत ही कन्फ्यूजन सा सवाल है, लेकिन यहाँ 6 नहीं दिया गया है, 5 दिया गया है, तो हम 5 ही पे ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं, दक्षिणी को नहीं लिया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 है, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली नहीं है? मगही, मैथिली, कन्नौजी, अवधी। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? कौन बोली है? तो कन्नौजी है, ठीक है, कन्नौजी है। मगही, मैथिली ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी, और अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। अवधी जो है नहीं आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इतनी बार ये प्रश्न आ गया है कि आप लोगों को रट गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की एक बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी। उत्तर हो जाएगा अवधी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है। प्रश्न नंबर 30 है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ब्रजभाषा, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। उत्तर हो जाएगा बघेली, ठीक है, बघेली, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। ये गलत है। भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। नीचे दिया गया है कि भोजपुरी पूर्वी हिंदी का युग्म गलत है। भोजपुरी, मगही तथा मैथिली बिहारी हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं हैं। अवधी पूर्वी हिंदी, जबकि ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई किससे हुई? खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। उत्तर आपका हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32 था, ठीक है। प्रश्न नंबर 32, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली के कई अन्य नाम हैं, हिंदुस्तानी, कौरवी, सर हिंदी। ब्रजभाषा की तुलना में यह बोली खड़ी खड़ी लगती है, संभवतः इसीलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी का नाम दिया था। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही।
आगे है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई। इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। इससे पहले यहाँ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं। अवधी बोली सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद आदि स्थानों पर बोली जाती हैं। मारवाड़ी बोली की कई उपबोलियां हैं, जिनमें ठटकी, थाली, बीकानेरी, बागड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, खैराड़ी, सिरोही आदि हैं। अपभ्रंश से विकसित प्रमुख आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं। अपभ्रंश है एक तरफ आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी और गुजराती। पैसाची से लहंदा पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, और मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकलती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और बंगाली। उत्तर हो जाएगा आपका पंजाबी, पैसाची अपभ्रंश से है। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी बोली जो है कि पूर्वी वर्ग हिंदी की बोली, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। उत्तर हो जाएगा आपका बुंदेली। बुंदेली जो है पूर्वी हिंदी की नहीं बल्कि पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 दिया है, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? पैसाची, सौरसेनी, ब्राचड़, मागधी। उत्तर हो जाएगा आपका ब्राचड़। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, सिंधी भाषा का विकास जो है ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36 है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से। उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास माना गया है। सौरसेनी अपभ्रंश से 3 हैं, पश्चिमी राजस्थानी और पहाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और मागधी से बिहारी हिंदी, मागधी से बिहारी हिंदी। ठीक है। बिहारी हिंदी। नागर अपभ्रंश से नहीं पता है। ये तीनों हम लोग देख लिए, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे है 36 के बाद 37। 37 नंबर प्रश्न है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है। कौन सी बोली है? गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली और बांगरू। तो ये मुरादाबाद, बिजनौर, और किसी को नहीं पता है, यदि ग्रुप में आए तो मेरठ से ही खड़ी बोली निकली है। तो आप लोग याद रखिएगा, मेरठ से अगर इस सब का नाम आ जाए तो खड़ी बोली। ठीक है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 38, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है, किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, पैसाची अपभ्रंश से। उत्तर हो जाएगा आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है। अर्धमागधी अपभ्रंश से। प्रश्न नंबर 39, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? ब्रज से, अवधी से, दक्षिणी हिंदी से, अपभ्रंश से। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है अपभ्रंश से। ठीक है। अपभ्रंश से। ब्रज, दक्षिणी, ये जो है खड़ी बोली जैसे है वैसे ये भी है, अपभ्रंश से ही निकली है। और अवधी जो है, अवधी बगली छत्तीसगढ़ी जो है पूर्वी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है। प्रश्न नंबर 40,
दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम क्या है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी। तो दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम है खड़ी बोली। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न दिया है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या भ्रंश से माना गया है? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पैशाची। तो बिहारी हिंदी का विकास जो हुआ है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है बिहारी हिंदी का। ठीक है, और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और सौरसेनी से पश्चिमी राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैशाची। उत्तर आपका हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली विकसित हुई है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43 है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है? खड़ी बोली का दूसरा नाम है क्या है? हरियाणवी, कौरवी, मेवाती और राजस्थानी। उत्तर हो जाएगा आपका कौरवी। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है और हरियाणवी को बांगरू नाम से जाना जाता है, बांगरू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 44 है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी से। उत्तर हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, पश्चिमी हिंदी से कौरवी भाषा का उदय हुआ है। प्रश्न नंबर 45 है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो खड़ी बोली का एक और नाम है कौरवी। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। उत्तर हो जाएगा मगही। मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों बिहारी हिंदी की बोलियों के नाम है। ठीक है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियों के नाम है। बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, मैथिली और भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। उत्तर आपका हो जाएगा बिहारी हिंदी। ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्राचड़ से, अर्धमागधी से, खस से और मागधी से। उत्तर हो जाएगा आपका अर्धमागधी से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 49 प्रश्न नंबर, ये कहाँ चला गया? प्रश्न नंबर 49 है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका। उत्तर आपका हो जाएगा मगही। ठीक है, मगही। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं। यह बोली पूरे गया जिले में तथा पटना, हजारीबाग, मुंगेर, यहाँ क्या लिखा है, भागलपुर और रांची आदि जिलों के कुछ भागों में बोली जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 50 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। आधुनिक आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व अपभ्रंश रूप जो है विद्यमान था। ठीक है। सबसे पहले संस्कृत में वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है। उसके बाद से पाली, प्राकृत, इसके बाद से अपभ्रंश। ठीक है।
उसके बाद पाली, तब प्राकृत, तब भ्रंश, तब जाके हिंदी आया। ठीक है, संस्कृत पाली प्राकृत से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धतः हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। प्रश्न नंबर 51 है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से, अवधि से, खड़ी बोली से, ब्रजभाषा से। उत्तर आपका हो जाएगा आधुनिक भारतीय, अभी तो इसका उत्तर हम लोग देखें ऊपर, अपभ्रंश से। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52 है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैशाची से, ब्राचड़ से, मगही से, सौरसेनी से। सिंधी भाषा का संबंध ब्राचड़ से है। ठीक है, ब्राचड़ से। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं। बी है, वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। असत्य चुनना है। सी नंबर है कि खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। डी है, राजस्थानी उपभाषा का विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। यह आपका गलत है, क्योंकि पैशाची से सिंधी निकली है, न कि राजस्थानी। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54 है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ठीक है, सही क्रम चुनना है। संस्कृत, पाली, प्राकृत आ गया है, यहीं पे गलत हो गया। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी। यहाँ खड़ी बोली दे दिया और यहाँ प्राकृत दे दिया। ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, यहाँ संस्कृत दे दिया, इसलिए आपका उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, उसके बाद से पश्चिमी हिंदी, फिर खड़ी बोली या कौरवी। ठीक है, प्रश्न नंबर 54, यहाँ दिया गया है कि हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ये प्रश्न पूछा गया कि हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है या कौन सी है, तो संस्कृत। ठीक है, आदि जननी। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है कि हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों की प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। हिंदी भारोपीय, भारत यूरोपीय, भारत और यूरोप को मिलाकर भारोपीय बना। हिंदी भारोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उप शाखा से विकसित एक भाषा है। प्रश्न नंबर 55 है कि हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और उर्दू। तो संस्कृत से आए हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए हिंदी में परिवर्तित हुई ये भाषा। ठीक है,
आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 56 है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी-हामी, भारोपीय, काकेशी, पापुई। उत्तर हो जाएगा आपका भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। प्रश्न नंबर 57, बनारसी किसकी उपबोली है? बनारसी किसकी उपबोली है? बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली, कन्नौजी। तो यहाँ तो कोई उत्तर नहीं होगा। बनारसी जो है भोजपुरी की उपबोली है, भोजपुरी की। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा भोजपुरी। प्रश्न नंबर 58 से पहले ये दिया गया, पहले इसको पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर भोजपुरी बोली का नाम पड़ा है। मागधीय वंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं, अतः स्पष्ट है कि बनारसी भोजपुरी की उपबोली है, जो कि विकल्प में नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया है कि वर्तमान में समस्त बिहार मैथिली, मगही तथा भोजपुरी क्षेत्रों में साहित्य भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रचलन है, किंतु इससे यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता है कि बिहारी बोलियों की उत्पत्ति उसी प्राकृत से होती हुई है जिससे हिंदी की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई किससे हुई? अर्धमागधीय अपभ्रंश से, मागधीय अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। उत्तर हो जाएगा आपका मागधीय अपभ्रंश से भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई, क्योंकि मागधीय अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली। ठीक है, मागधीय अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकली, और बिहारी हिंदी से 3 बोलियां हैं, कौन कौन? मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। प्रश्न नंबर 59, इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए दिया है कि विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। बी दिया है कि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, और सी है कि बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। डी है विभाषा बोली का विकसित रूप है। यहाँ गलत चुनना है, तीनों सही है, एक गलत है, वो कौन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है गलत है आपका उत्तर, क्योंकि रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, ये गलत है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है। ठीक है, बोली जो है भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है, जो अपने सीमित क्षेत्र में दैनिक जीवन के नित्य व्यवहार में प्रयुक्त होती है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होती है। ठीक है, अल्प विकसित रूप होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के जो प्रश्न थे उस प्रश्न को हम लोग पढ़ लिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश किए हैं। तो आज के लिए ये इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में हिंदी की उपभाषाओं से संबंधित प्रश्नों को लेकर। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।